हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी बढ़िया हो। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी 10वीं की वास्तविक संख्या। इस पे आगे चर्चा करेंगे। अब वास्तविक संख्या तो हमने 2.1 तक बात कर ली थी। इसके बाद है अंकगणित की मूलभूत परिमिका। इसमें कहा गया है कि कोई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या, तो आप पीछे की क्लासों में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अभाज्य संख्या की बात करूं तो वह संख्या जिसमें एक का और स्वयं का, जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाएगा वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और इसके अलावा भाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं हम बात करें तो एक और p के रूप में मैं लिख सकता हूं, मतलब एक और p वो स्वयं। तो इस रूप में अभाज्य संख्या हो जाएगी, या फिर एक और p का गुणनखंड इस रूप में बन जाएगी। अगर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में चेंज करें, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ से 56 लिखा मैंने, तो मैं 56 को क्या कह सकता हूँ? 7 गुना 8, इस प्रकार से। तो ये जो 7 गुना 8 है, यहाँ से 7 तो अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है। तो अगर मैं 8 को भी अगर मैं आगे करूँ 4 गुना 2, तो ये 2 तो हमारी अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन 4 हमारी क्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर मैं 4 को भी लिखूं तो 2 गुना 2। तो इस प्रकार से मैं 56 को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कि 2 गुना 2, यहाँ से 2 गुना 2 और हमारा ये 2, ये 8 बन गया और गुणा में 7। तो इस प्रकार से हमारा 56 हो गया। तो जो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है वो क्या कहती है कि भाज्य संख्या को हम कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में ट्रांसफर करेंगे। मतलब अभाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इन जो गुणनखंड है, जो अभाज्य संख्याओं के ये जो गुणनखंड आते हैं, वो अभाज्य संख्याओं के जो आने वाला जो क्रम है उनके बिना क्या है? अद्वितीय होते हैं। तो ये हमारी अंकगणित की मूलभूत परिमिका है। इसे काम में बस ये है कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में। ये बात कही गई है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ इसी प्रकार से। तो इसमें 140 संख्या दी गई है। तो 140 हम जानते हैं भाज्य संख्या है एक, तो इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? आपने पीछे की क्लास में कुछ इस प्रकार से भी पढ़ा होगा कि 2, 70, 2, फिर यहाँ से 35, 5, 7, 7, इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 140 को 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो जो 2 आया है ये इस प्रकार से गुणा 2 मैं लिख सकता हूँ। तो जो एक समान गुणनखंड है यानी 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसे। तो अब ये गुणनखंड सभी 5, 2, 7 ये अभाज्य संख्या हैं। तो ये 140 भाज्य संख्या है। तो 140 भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण होंगे इसके। ये हमारे जो अंकगणित की मूलभूत परिमिका है वो इस प्रकार से कथन व्यक्त करती है अपना कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम इसी को आपके जैसे ये कुछ श्रेणी के रूप में दी गई है, जैसे 140 में दोबारा लिखता हूँ। अगर मैं इस प्रकार से लिखूँ, जैसा कि उदाहरण में कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपके 140 है। 140 को अब हम भाग देंगे 2 का। सबसे पहले 2 का जाएगा तो हमारा कितना आ गया? यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 का अगर मैं भाग लगाऊंगा तो हमारा 70 आएगा। 70 में फिर मैं 2 का भाग लगा सकता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 35।
अगर इसके बाद 2 का भाग नहीं जाएगा, उसके बाद हम 3 का देखें, अगली वाली संख्या अभाज्य संख्या 3 होती है तो 3 का भी नहीं जा रहा है, फिर 5 का, तो यहाँ से फिर 5 का दूंगा 7, फिर 7 में 5 का तो जाएगा नहीं, 7 का जाएगा, तो यहाँ से 7 फिर आगे 1। तो इस प्रकार से ये हमारे गुणनखंड बन जाएंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद इसमें कहा गया कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। कहने का मतलब है एक प्राकृत संख्या n है, उस पर चर्चा के लिए कहा गया है कि इसके लिए 6 की पावर n, इस प्राकृत संख्या को, ये n कोई प्राकृत संख्या है हमारी, इसके लिए कहा गया है कि अगर ये n है प्राकृत संख्या, तो ये 6 की पावर n के लिए ये जो अंक होगा इसका वो 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, 0 पर समाप्त, ये पूछा गया है। तो हम जानते हैं यदि जैसे मान लो ये 10 है तो ये 0 पर समाप्त हो रहा है अंक इसका, तो 10, इसी प्रकार 20, 30 ये 0 पर समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है, हम जानते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। जब यहाँ से आप देखोगे यदि कोई अंक, कोई संख्या है वो 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अंदर हमारा 5 का भाग कन्फर्म जाएगा ही जाएगा, उस संख्या में 5 का भाग होगा, पूरा पूरा जाएगा, या हम कह सकते हैं वह संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी। अगर मैं 100 की भी बात कर लूँ, 100 हमारा लास्ट 0 पे समाप्त है तो यहाँ से 5 का भाग जाएगा, मतलब 100 5 से विभाजित है। तो इसी प्रकार से यदि यह संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। कहने का मतलब है ये 6 की पावर n 5 से विभाजित होगी। अगर ये 5 से विभाजित होगी तो इसके गुणनखंड के अंदर 5 का मान आना चाहिए। कहने का मतलब इसका जो गुणनखंड करें अगर तो उसमें 5 आना चाहिए। अगर 6 की पावर n लिखूं मैं, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 6 क्या था 2 गुणा 3 और इसकी पावर n ये दी गई है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम 2 गुणा में 3 और उसकी पावर है n, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से लिखें या फिर इसमें भी बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें 5 का भाग जाएगा। अगर आप इसमें गौर करो तो 2 की पावर n है, तो n मान लो 1 है या 2 है 3 है तो वो 2 की पावर ही तो है। 2 की पावर मान लो n का मान मैं 2 लूँ, 2 रखा मैंने, तो 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी। अगर मैं 3 भी रखूँगा तो इस प्रकार चलेगी, तो यहाँ से 5 का तो भाग जाने से रहा। अगर 3 की बात करें, n है, n के स्थान पर 2 लो, अगर मैंने 2 रखा तो ये इस प्रकार आएगा। अगर मैं 3 बना दूं 2 को तो इस प्रकार, अगर यहाँ से 4 भी करें तो इस प्रकार आगे चलता जाएगा ये। तो इसमें अगर आप देखो 5 से विभाजित हो सकती है क्या यह संख्या, नहीं हो सकती ना, 3 3 ऐसे चलेगा, 5 का तो भाग जा नहीं सकता। तो ना ही इसमें जा रहा है 5 का भाग, ना ही 2 वाले गुणनखंड में जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 5 का भाग लगाने की कोशिश करूँ तो वो नहीं जाएगा। अगर इस गुणनखंड या इसमें 6 की पावर n में 5 का भाग नहीं जा रहा है तो कन्फर्म बात है ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसने पूछा था कि क्या ये जो n प्राकृत संख्या दी गई है वो 6 की पावर n के लिए इसका अंक क्या है 0 पर समाप्त हो सकता है, तो नहीं, इसका अंक जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या है व्यक्त करना है। मतलब इसने कोई संख्या दी गई है और उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, इसमें 2 का फर्स्ट है 5005। इसे कहा गया है, इसमें कहा है हमें कि ये जो संख्या है उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो
आपने पीछे की क्लास में कुछ इस प्रकार किया था। मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ आपको। 2 का भाग यहाँ से जाएगा नहीं, ना ही 3 का जाएगा, 5 का जाएगा सीधा। ये 5 का दिया। अब हमारा 5 और 5, अब इसके अंदर 5 का फिर नहीं जा रहा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे वाले पार्ट में चलेंगे। 5 के बाद आता है हमारा 7, 7 में जा रहा है। अगर 7 का भाग लगाऊं मैं, 1 3 4 और 3, 143। अगर इसके बाद मैं बात करूं, 7 का फिर देने की कोशिश करूं तो यहाँ से 7 का नहीं जाएगा। उसके बाद फिर अगर 143 की बात करें तो फिर 7 के बाद आता 8, हमारा होता नहीं है, 9 भी नहीं होता, 10, 11 आता है हमारा। 11 में लगाने की प्रयास करूंगा तो 11 से भी नहीं है, 1 3, 11 से जा रहा है शायद, 1 3 33, फिर हमारा 13 रह जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये गुणनखंड 5 7 11 और 13 इस प्रकार से आए हैं। अगर ये तो हमारी कहानी थी पीछे की क्लासों में जो आपने पढ़ी थी। अब इसमें जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से भी दिया गया है। बात एक ही है, इस प्रकार से दिया गया है कि इसमें पहले ये कुछ श्रृंखला सी, ये जो वृक्ष की शाखा है उस प्रकार से ये आगे चलता है कि 5 का भाग यहाँ से। अब ये संख्या आएगी जिसका हम भाग लगा रहे हैं 5, और जिसमें लगा रहे हैं वो 5005। इसके बाद में जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी या भागफल वो हमारी यहाँ इसके अंदर 1001। इसके बाद हमने किसका भाग लगाया, 7 का, तो यहाँ से 143, फिर हमारा 11 का, यहाँ से 13, 13 से फिर 13 और ये 1, इस प्रकार से 5 7 11 और 13 इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5005 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो हमने इस संख्या को, ये जो भाज्य संख्या थी, हमने अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी के क्रम में आपका दूसरा पार्ट दिया गया है। इस दूसरे पार्ट को आपको इसी तरीके से हल करना है, आप स्वयं करके देखना। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उसे बताना। आगे चलें एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसने 3 संख्याएं दी गई है, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसी वाले क्रम 3 संख्याएं कौन कौन सी है, 144 है, 180 और 192। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। हमसे पूछा गया है HCF LCM, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो HCF क्या होता है, सबसे पहले हम बात पीछे कर चुके हैं, दोबारा बताता हूं आपको कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करे, मतलब इस संख्या का इन सभी संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। LCM की बात करें तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी और ये सबसे छोटी संख्या होगी, लेकिन बड़ी संख्या होगी उसका भाग देंगे, इन सभी के अंदर इसका भाग चला जाएगा। और LCM की बात करें तो इन तीनों संख्याओं का इस LCM में भाग पूरा पूरा जाएगा। इस प्रकार से है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लेते हैं। पहले इन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो फिर 144 पे बात कर लेते हैं। अगर आप सीधा लिखना चाहो सीधा लिख लेना, इस प्रकार से ये रफ में काम करना चाहें कर सकते हो आप। यहाँ से 7 2 36 18, ये फिर 9 3 और 3, इस प्रकार से हमारा मान आएगा। उसके प्रकार हमें ज्ञात करना है 180। आप यहाँ लिख सकते हैं 144 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ या फिर इस प्रकार से आगे वाले स्टेप में लिख देंगे इसको
तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम। आगे चलें 180, 180 के गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 90, 45, फिर यहाँ से 3 का चला जाएगा, 15, 3, 5, 5, 1। तो यहाँ हम बात करें 180 की, तो 180 की 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 192, 192 पर चर्चा करें तो यहाँ से पहले 96 आ जाएगा, फिर 2, 48, 24, 12, 6, 3, 1, इस प्रकार से। अगर 192 के लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमने लिखा। इसी क्रम में 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1, तो ये हमारे 144, 180 और 192 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। तो HCF पे चर्चा करें तो HCF किस प्रकार से निकलता है। यदि ये दो संख्याएं दी गई हो, उनके ये कुछ गुणनखंड दिए गए हों, तो जो गुणनखंड इन दोनों में कॉमन होते हैं, इसमें भी और इसमें भी, वो हमारा क्या बन जाता है, HCF बनता है, नहीं बनता। मान लो अगर 2 गुणा 3 ये 5 है और ये 3 गुणा 5 गुणा 7 है, तो 3 यहाँ भी आ रहा है तो HCF में आएगा 3, ये 5 तो ये 5 भी आ रहा है, तो हमारा ये HCF बन जाता है। और LCM पर चर्चा करते हैं तो LCM कॉमन तो आता ही आता है, तो 3 गुणा 5 ये कॉमन तो आएगा ही, और जो शेष रह जाता है दोनों पार्ट में वो हमारा और आता है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 7, ये हमारा LCM होता है। तो इसी क्रम में हम उसी की भांति इनका भी LCM और HCF ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से बात करते हैं HCF की, तो HCF 144, 180 और 192 का, तो किस प्रकार से लिखेंगे, मैं सीधा वहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ से 2 की पावर है 4, यहाँ है 2 की पावर 2 और यहाँ है 2 की पावर 6, तो आप तीनों में 2 की जो पावर है वो ये 2 है, वो कॉमन रहेगी नहीं रहेगी। अगर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ से फिर 2 की पावर 3 कॉमन नहीं आ पाएगी, तो छोटी संख्या यही तो है, 2 की पावर 2 है, तो ये हमारी क्या जाएगी, इन तीनों में कॉमन आएगी। अगर 2 वाले टर्म की बात करें तो 2 की पावर 2 कॉमन आ गई। उसके बाद 3 पर बात करें तो 3 की पावर 2 यहाँ है और यहाँ भी 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इस वाले 3 पार्ट में क्या आएगी, 3 की पावर 1। यहाँ 3 है, 2 या 2, 3 और 5 वाला पार्ट है, लेकिन 5 वाला पार्ट दोनों में नहीं है, तो हमारा HCF इतना ही आएगा। अगर इसे हल करें तो 4 गुणा 3 ये हमारा 12। LCM की बात करें, इसे अब यहाँ तक रख लो, हल कर लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद LCM की बात करें तो LCM में हमने कहा था कॉमन पार्ट तो आएगा ही आएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। उसके बाद हमारा जो शेष टर्म रह गई है वो हमारी और LCM में ऐड होंगे, तो ये 2 की पावर 2 निकल चुकी है, या फिर अगर 2 की पावर 4 थी, 2 की पावर 2 हमने कॉमन के रूप में बाहर ले ली, तो यहाँ से कितना रह जाएगा, 2 की पावर 2, तो 2 वाले टर्म में 2 की पावर 2 कॉमन आ गई, ये वाला पार्ट ये रह गया था, जो शेष 2 की पावर 2 रह गया था यहाँ से, वो हमने लिख लिया। 3 की पावर 2 पहले ही ट्रांसफर, 3 की पावर 1 ट्रांसफर हुई थी, तो 1 यहाँ रह जाएगी, तो 3 की पावर 1 यहाँ रख लेंगे, ये वाला टर्म कंप्लीट। इस पे चर्चा करें तो 2 की पावर 2 पहले जा चुकी है, 3 की पावर 1 गई है, 1 और यहाँ है, तो यहाँ से गुणा 3, 5 की पावर वहाँ ट्रांसफर नहीं हुई है, तो 5 यहाँ से शेष रहता है, तो 5 भी वहाँ से गुणा में चला जाएगा। इस वाले टर्म की बात करें तो 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 4 शेष रहेगी, क्योंकि 2 की पावर हमने 2 पहले ले ली थी कॉमन के रूप में, और यहाँ रह जाएगा 2 की पावर 4 शेष, तो वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। इसी में 3 की पावर 1
यहाँ 3 की पावर 1 पहले आ चुकी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, और ये हमारा एचसीएफ है। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। अगर कॉमन पार्ट ले लेंगे तो वो एचसीएफ आ जाएगा, और कॉमन के साथ साथ जो शेष बच गई है संख्या वो भी गुणा में लेते हैं तो हमारा एलसीएम और ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 में जो 3 संख्याएं दी गई थी उसका एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ है। ये काम अगर आप करना चाहो तो रफ में करना, ये वाला टर्म जरूरी है। ये हमारे भाज्य संख्या है जिसे हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड जो विधि है उसके द्वारा एचसीएफ और एलसीएम इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 4 है। 3 में बस ये 3 दी गई थी संख्याएं और एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया था। 3 में बात करें 2 संख्याएं दी गई है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि युग्मों के जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। कहने का मतलब है 2 संख्याएं दी गई है, पहले तो उसे एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और उसके बाद हमें यह दर्शाना है कि दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो वह जो मान आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आता है। 2 संख्या कौन कौन सी है, 510, 92। एग्जाम्पल नंबर 4, ये 2 संख्याएं दी गई है आपको। सबसे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। कहा गया नहीं है कि कौन सी विधि से ज्ञात करें, तो हम इसी विधि से ज्ञात कर लेते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड विधि थी जो पहले वाले एग्जाम्पल में लगाई थी उसी प्रकार से इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो 510 यहां से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो 5, 2, अब हम 2 का फिर से जा सकता है, 1, 2, 6, ये हमारा 6, 3, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखेंगे तो 3 का चला जाएगा, 1 फिर 3 का जाएगा, 7 और 7। तो हमारा 510 किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3। गुणा में अगर 3 की बात करें तो 3 गुणा 3, तो 3 की पावर 2, और गुणा में 7, 7 की पावर कितनी है, 1। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं अब 92 का। 2, 46, 2 का फिर भाग लगाएंगे, ये 23, फिर यहाँ से 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 23 एक खुद में अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से सीधा 23 का भी जाएगा। तो ये हमारा 92 की अगर बात करें तो 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 है, 2 की पावर 2 और गुणा में 23। तो ये हमारा 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में क्या निकलता है, दोनों पार्ट में जो कॉमन संख्याएं होगी वो एचसीएफ में आ जाएगी। तो 2 की बात करें तो 2 की पावर यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन कौन सी आएगी, 2 की पावर 2। 3 की बात करें तो यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो नहीं आएगी। 7 यहाँ भी नहीं है, ना ही यहाँ 23 है, तो सिर्फ 2 वाले टर्म है जो कि यहाँ कॉमन के रूप में आ जाएगी। तो 2 की पावर 2, 4, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसी क्रम में एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमने बात की थी कि जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो शेष रह गई है उसे भी वहाँ ले जाएंगे। तो 2 की पावर यहाँ 2 वहाँ गई, यहाँ से रह गई 1, तो 2 यह आ गई। इसके बाद 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, ये शेष रही थी वहाँ ट्रांसफर कर दी। यहाँ से 2 की पावर 2 आ चुकी है, 23 रह गया, 23 का और गुणा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया।
तो HCF और LCM हमने ज्ञात किया इस प्रकार, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं आगे, 2 की पावर ये 3 हो गई, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 की पावर 2 है, 7 है गुणा 23 है। ये हमारा HCF और LCM ज्ञात हो चुका है। इसके बाद इसने एक और बात कही है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनखंड है, जो गुणनफल है, वो HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा। इसने ये बात कही है। तो अब ऐसा कहा गया है कि अगर दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो HCF और LCM है उनका गुणा इस प्रकार, मतलब 510 गुणा 92 करें तो वो HCF गुणा LCM के बराबर आता है। तो 510 गुणा 92 हम गुणा न करते हुए इस जो गुणनखंड किए हैं उसी से ज्ञात कर देते हैं ताकि गुणा करने की आवश्यकता ही ना पड़े। 510 को क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, 510 को लिख सकते हैं। 92 को क्या लिख सकते हैं, गुणा लिख सकें, 2 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 1, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में HCF हमारा क्या था, 2 की पावर 2, और LCM हमारा ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7, 23। तो अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है तो देखो 23, यहाँ 7 आ गया। अब हम 3 वाले टर्म की बात करें तो 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ 2 की पावर 3 और 2 5 हो गई, 3 की पावर 2 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 5, ये 2 वाले टर्म 5 हो गई, यहाँ भी 5 है। 3 की बात करें तो 3 की पावर 2 यहाँ है, 7 की बात करें तो 7, 23, तो दोनों बराबर ही है, गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधे बता देते हैं। तो 510 गुणा 92 दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके LCM और HCF के गुणा के बराबर है, ये हमने दर्शा दिया। यही कहा गया था, हमसे पूछा गया था कि दोनों संख्याओं के बराबर है या नहीं है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जिस पे हमने चर्चा की। इसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज दी गई 2.2, इसी के बेस पे उसमें LCM HCF निकालना है और कुछ एक LCM और HCF काम वही करना है, बट उन प्रश्नों के अंदर हमें कुछ भाषाएं दी गई है और उस भाषा को तोड़ मरोड़ कर हमने उत्तर निकालना है। तो 2.2 में अगर हम बात करें तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कुछ पार्ट दिए गए हैं। अगर एक की बात करें, इसमें संख्या दी गई है, इसमें थर्ड वाला पार्ट है जो हम कर चुके हैं 140, वो निकाल चुके हैं। पहले में 668, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो हम कर चुके हैं, इसके दोनों के रूप में व्यक्त कर देना आप इस वाले टर्म में 668 2 का भाग इस प्रकार से ये कर देना। उसी के प्रकार अगर इसको इस वाले क्रम में व्यक्त कर देना, पहले 2 का जाएगा, फिर यहाँ इस प्रकार से ये श्रृंखला वाला है वो कर देना, जैसे कि हमने 140 में किया था उसी प्रकार ये दोनों कर देना। इस प्रकार से ये आपका पहला हो जाएगा। क्योंकि मैं उदाहरण इस प्रकार के करवा चुका हूँ तो अगर ये भी करवाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए ये आप स्वयं कर लेना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरा समझाया पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करना ना भूलें। इसी क्रम में अगर आप आगे चलें प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित गुण युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करना है और वही दोनों का गुणा और LCM और HCF का गुणा बराबर होता है वो दर्शाना है, जैसा कि हमने 4 नंबर में किया था। इसमें 96 सेकंड का पहला पार्ट दिया गया है, 96 404, ये 2 संख्याएं दी गई है। HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, तो वही वैसा ही काम करना है। 96 को 2 इस प्रकार से हल करते हुए ये 96 के गुणनखंड आ जाएंगे और फिर 404 के करने हैं, 404 के इस प्रकार से, तो ये 404 के गुणनखंड आ जाएंगे।
इन दोनों में आपको क्या करना है, HCF ज्ञात करना होगा तो कॉमन, यहाँ से कॉमन वाले पार्ट आ जाएंगे, और एलसीएम करना हो तो कॉमन गुणा में जो शेष रह गए हैं वो, ये दोनों आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा, जिससे कि पीछे वाले जो क्वेश्चन उदाहरण किया था हमने उसी प्रकार से ये ज्ञात हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई है 96 गुणा 404 एलसीएम गुणा एचसीएफ ये है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वही जो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में किया था, 96 वाले पार्ट को यहाँ, फिर 404 वाले को यहाँ, और एलसीएम जो निकाला है और एचसीएफ जो निकाला है वो यहाँ रख लेना, और देख लेना दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हैं तो बता देना, इस वाले टर्म में हम लिख सकते हैं इसे, ये बात सत्य है। ठीक है, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों को आप स्वयं कर लेना। अगर दिक्कत आ रही है तो उसे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर 3 में बात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसमें संख्याएं 2 की जगह 3 दे रखी है, काम वही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही 3 संख्याएं दी गई है, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, आपको 12, 15, 21, 12, 15, 21 ये 3 संख्याएं दी गई है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ ये पूछा गया है। इसमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया था, उसमें एचसीएफ भी एलसीएम पूछा के साथ साथ इन दोनों का गुणनफल, इन तीनों के गुणनफल के बराबर, 2 संख्याएं थी तो दोनों के गुणा के बराबर कहा गया था, तो वो था प्रश्न नंबर 2 में। 3 में हमें 3 संख्याएं दे दी है, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे हम कर देते हैं इस प्रकार से। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 15 को, 15 में 3, 5, 1, तो 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 21 को भी इसी प्रकार लिखेंगे, 3, 7, 1, तो 21 को 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारे जो 12, 15 और 21 भाज्य संख्या हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या किया, इन जो भाज्य संख्या दी गई थी उन्हें हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में जो गुणनखंड है उसमें व्यक्त किया। इसके बाद में एलसीएम, ये पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो एचसीएफ में वही गुणनखंड आएंगे, वही जो तीनों संख्याओं के अंदर क्या हो, कॉमन हो। तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 वाले टर्म है ही नहीं, तो यहाँ से 2 वाला तो आएगा नहीं। 3 पर चर्चा करें तो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, तो एक तो 3 की पावर 1 कॉमन आ गया। यहाँ 5 नहीं है तो नहीं आएगा, यहाँ 7 नहीं है तो सिर्फ 3 वाला टर्म है वो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से तो एचसीएफ तो आ गया 3। एलसीएम की बात करें तो कॉमन वाला फैक्टर आ गया, उसके बाद जो शेष रह गया तो यहाँ से रहा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। इस पर चर्चा करें तो 5 की पावर 1 और यहाँ 7 की पावर 1, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अगर हम हल करें 4 गुणा 15, 15 7 105, 4, 20, तो ये 420 हमारा एलसीएम। अगर हमसे पूछा जाता इन दोनों का गुणनफल, वो उस वाले पत्र में पूछा गया था, इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमेशा सबसे बड़ी एक ऐसी संख्या होगी जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाएगा। तो 3 हमारा ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ी संख्या है जिसे हम इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, इन तीनों संख्याओं के अंदर उस संख्या का भाग लगा सकते हैं। तो 3 का भाग 12 में जा सकता है, 15 और 21 में भी जा सकता है। उसी प्रकार एलसीएम सबसे छोटी ऐसी संख्या होगी जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाएगा, या वो तीनों संख्याएं इसमें विभाजित हो जाएंगी। तो 420 में 12 का भी भाग जाता है, 15 का जाता है, और इसी प्रकार 21 का भी भाग पूरा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब हमसे 2 क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं, उसमें कुछ लैंग्वेज के रूप में प्रश्न दिए गए हैं,
बात वही है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज को अगर जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं उसमें टर्न आपको बदल दिया आपने तो वो वैसे ही सवाल हो जाएंगे। बस आपको 4 और 5 में सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि किसी, ये जो एक खेल का मैदान दिया गया है, वर्ताकार पथ है, तो मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन है, एक बंदा है रमन, उसे लगते हैं 18 मिनट। और उसी चक्कर को एक अनुप्रिया है, अनुप्रिया, वह 12 मिनट में इसे कंप्लीट करती है। मतलब खेल के मैदान है तो एक पूरा, ये खेल का मैदान है, ये पूरा चक्कर है, तो दो, एक तो रमन है एक अनुप्रिया है। तो रमन तो इसे 18 मिनट में पूरा करता है और अनुप्रिया इसे 12 मिनट में पूरा करती है इस चक्कर को। तो दोनों, मान लें कि दोनों एक साथ एक स्थान से एक ही समय पर अगर चलना प्रारंभ करें तथा एक ही दिशा में, तो बताना है कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट रख लिया, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से दोनों एक साथ इस स्थान से रमन और अनुप्रिया दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, ये 18 मिनट में पूरा करता है, ये 12 में, तो दोनों की स्पीड में अंतर है। ये हमारी अनुप्रिया है वो तेज़ चलती है, जबकि रमन स्लो चलता है। स्लो चलता है तभी तो टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि चक्कर तो वही है, सब रास्ता इतना ही है दोनों को समान, लेकिन ये ज़्यादा समय लेता है तो इसकी स्पीड कम है, ये कम समय लेती है इसकी ज़्यादा है। दोनों ने स्टार्ट किया तो अनुप्रिया आगे निकलेगी। ये मान यहाँ आया इस वाले स्थान पर, तो अनुप्रिया कुछ आगे जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट है। तो हमें यह बताना है कि ये दोबारा एक स्थान पर कब मिलेंगे। तो ये स्टार्ट करेगी, ये इसके पीछे पीछे आएगा, चलता जाएगा, यहाँ दोनों कब मिलेंगे ये कहा गया है। तो एलसीएम हमारा क्या कहता है, मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा क्या कहता है हमें कि एक ऐसी छोटी संख्या होगी जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यही तो बात है कि एक ऐसा स्थान निकालना है जिसमें रमन भी वहीं आ जाए और अनुप्रिया भी वहीं आ जाए। तो यही तो बात है। तो इसका मतलब क्या निकालना है हमें, एलसीएम ही तो निकालना है। ये यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा बताता हूँ आपको, ये रमन, तो अनुप्रिया कुछ आगे निकलेगी नहीं निकलेगी इस वाले चक्कर में। तो ये मान लो अनुप्रिया यहाँ है, इसने चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन ये पीछे रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि स्पीड स्लो है। अगर ये पूरा कर लेगा, रमन यहाँ आएगा, तो अनुप्रिया कुछ आगे निकल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ आएगी अनुप्रिया, तो फिर रमन पीछे रहेगा। इस प्रकार से एक स्थान पर दोनों कब मिलेंगे, इस कहने का मतलब है ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां अनुप्रिया भी पहुंच जाए और रमन भी पहुंच जाए। तो इसका मतलब एलसीएम यही तो बात कहता है कि ऐसा स्थान या ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यही तो बात है कि ऐसा स्थान निकालना है हमें जिसमें दोनों एक साथ पहुंच जाए। तो एलसीएम निकालेंगे, कहने का मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार से जैसे पीछे किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लेते हैं। 3, तो 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार 12 है, 6, 2, 3, 1, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1, या अगर आप सीधा निकालना चाहो एलसीएम तो आप जो सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, मतलब जो रह जाती है उसके स्थान पर, या सीधा ही सिंपल समझ लो, उसके बाद मैं वो और बता देता हूँ। यहाँ से 2 की पावर 1, इन दोनों में कॉमन आ गए। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, कॉमन क्या जाएगा, 3 की पावर 1 ये जाएगा। अगर यहाँ शेष वाले टर्म लिखूँगा तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, वो लिखूँगा। और इसी प्रकार यहाँ 2 की पावर 1 रहेगी। तो जो बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ 2 वाले में 2 है, तो जो बड़ा है ना उसे ट्रांसफ़र कर लिया करो एलसीएम में। जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ये
चला गया, नहीं चला गया, बड़ा वाला फैक्टर। अगर यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बड़ा कौन हो गया? 3 की पावर 2 वाला, तो ये हमारा ट्रांसफर। तो जो बड़े वाले हैं वो हमारे एलसीएम में आ जाते हैं। इस प्रकार से एलसीएम हमारा कितना आ गया? 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 36। तो 36। अब यहाँ बात हो रही है मिनट की, यहाँ 18 मिनट थी, 12 मिनट है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो किस में आएगा? मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि 18 मिनट के बाद ये चक्कर है, यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया था, तो 18 मिनट के बाद रमन और अनुप्रिया दोनों एक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ रमन की, तो रमन 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो 36 में 2 चक्कर पूरा करके, ये एक्स्ट्रा में बात है, बता देता हूँ फिर भी कि 18 ये 2 चक्कर में पूरा होगा। जैसे ही दूसरे चक्कर पूरा करेगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि 36 मिनट बाद का है, तो 36 मिनट बाद का है, तो रमन अपना स्टार्टिंग पॉइंट 18 मिनट से एंड पॉइंट में चला जाता है, यानी एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करता है, तो 2 चक्कर कितने में पूरा करेगा? 36 मिनट में। तो एलसीएम हमारा आया था 36, तो 2 चक्कर पूरा करेगा तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा? आ गया। इसी प्रकार अनुप्रिया थी, वो कर रही थी एक चक्कर 12 मिनट में, तो 36 मिनट है तो 3 चक्कर पूरा कर लेगी। 36 है तो 12 के बाद 3 चक्कर आएंगे, नहीं आएंगे? तो वो तीसरे चक्कर में अपना स्टार्टिंग करते हुए भागते हुए यहाँ, ये तो आएगा दूसरे चक्कर में, रमन तो आ जाएगा दूसरे चक्कर में, अनुप्रिया आ जाएगी अपने तीसरे चक्कर में। तो चक्कर पूरा हुआ, इसका कहने का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट में तो होंगे, तो अनुप्रिया और जो रमन है वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो ये हमारा 36 मिनट क्या हो गया? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लैंग्वेज समझनी है, हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इस प्रकार से ये हमारा 4 नंबर कंप्लीट है। इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर, उसमें हमसे कहा है एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी है और मैथ है। हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या दी गई है, 60 है क्रम से। मतलब हिंदी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, कुछ मैथ में और कुछ अंग्रेजी में, उनकी संख्याएं दी गई है तीनों की बैठने वालों की। और एक बात और कही गई है कि यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय के प्रतियोगी बैठे तो आवश्यक कितने कमरों की होगी, मतलब कितने ऐसे कमरे चाहिएंगे। इसने हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तीनों को हिंदी, अंग्रेजी, मैथ 80 84 108, 80 84 108 ये कहा गया है। तो हिंदी में 60 है, अंग्रेजी में 84 है, मैथ में 108 है। हमसे ये कहा गया है कि इन्हें परीक्षा लेनी है तो कमरों में व्यवस्थित करेंगे इन्हें। तो एक कमरे में अगर सब्जेक्ट हिंदी की बात करें तो यहाँ 5 बैठे हैं तो यहाँ भी 5 होंगे, 4 कमरे हैं तो यहाँ भी 5 होंगे। इस प्रकार से कहा गया है। अगर मैं 7-7 बिठाऊँ तो सभी में 7-7 होंगे। इस प्रकार से अगर हिंदी, अंग्रेजी की बात करें, यदि हम मान लें 5 बिठाना है तो यहाँ 5 यहाँ 5। कहने का मतलब है प्रत्येक कमरे में जो सब्जेक्ट के हिसाब से बिठाया है तो वो समान संख्या में विद्यार्थियों की संख्या होगी। मतलब प्रत्येक, इसमें 5 है तो यहाँ बाकी में भी 5-5, 7 है तो 7-7, तो प्रत्येक में वही संख्या में विद्यार्थी बैठेंगे। अब हमसे कहा गया है कि अगर ये इस प्रकार इस व्यवस्था से बैठें तो कितने कमरों की हमें आवश्यकता होगी। तो ये बात देखो कि 5-5-5 सभी में समान, तो सभी में समान होता है तो क्या निकालते हैं अपन? एचसीएफ ही तो निकलता है। एचसीएफ क्या होता है? सभी में कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ हमें कहता है कि सभी में कॉमन फैक्टर, यही तो बात है। अब हमसे यही तो कहा गया कि सभी जो विद्यार्थी है वो समान संख्या में प्रत्येक कमरे में बैठे, तो समान संख्या में है मतलब कॉमन चलेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ ही तो निकालना है।
अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अगर आपको भाषा समझ में आ जाती है तो ये काम तो हम पीछे कर चुके हैं, वही तो काम है। अब हम 60 का करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 30, 2, 15 से 3, 5, 1। उसी प्रकार से 84, 2, 42, 21, 3, 7, 1। इसी प्रकार से 108, 2, 54, 27, 3, 9, 3, 3, 1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। उसी प्रकार से मैं 84 को लिख रहा हूँ, तो 84 को 2 गुणा 2, 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 108 को लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमें HCF चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर चाहिए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कॉमन है, तो HCF में 2 वाले टर्म 2 की पावर 2 आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से 3। 5 यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। 7 रहा, 7 दोनों में नहीं, तो ये HCF हो गया। 2 की पावर 2, 4, 3, 12, तो 12 हमारा HCF आ गया। मतलब जो कॉमन संख्या थी वो हमारी 12 है। तो जितने भी कमरे होंगे, ये जितने भी कमरे हैं, तो उसमें प्रत्येक संख्या में क्या क्या बिठाना है, 12-12 सब्जेक्ट के हिसाब से 12-12 विद्यार्थी हमें बिठाने हैं। अब हमें चाहिए कमरों की संख्या निकालनी है। तो कमरों की संख्या निकालनी है तो सीधी सी बात है, अगर 12 हिंदी के 12 विद्यार्थी हैं एक कमरे में, तो 60 टोटल हैं, 60 टोटल है, एक में 12 है, तो कमरे कितने होंगे, 5। तो 5 कमरे मैं यहाँ बताता हूँ कि 12 तो प्रत्येक एक कमरे में 12 है। टोटल विद्यार्थी हमें बिठाने हैं 60। तो कितने आवश्यकता चाहिएगी, कमरे कितने चाहिएंगे, 5 ही तो चाहिएंगे। ये 5 कमरे होंगे, तो 12-12 बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे। तो कमरों की आवश्यकता किस प्रकार से होगी, 12, ये 60 टोटल विद्यार्थी, और एक कमरे में कितने विद्यार्थी, 12, तो कमरे कितने आ जाएंगे, 5। इसी प्रकार से यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो हमारे टोटल विद्यार्थी हैं 84। ये तो हमने बात की हिंदी की, हिंदी के 60/12, 5। इंग्लिश के विद्यार्थी हैं 84। एक कमरे में 12 सेम विद्यार्थी बिठाने हैं, तो 12 हो गए। उसमें भी यहाँ से 12 7 84, 7 चाहिएंगे। अगर मैं मैथ की बात करूं तो कितने हैं, यहाँ से 108, 108, तो 12, यहाँ से 9। अब हमें कमरे की टोटल संख्या बतानी थी, 5 7 9, तो कमरे की संख्या कितनी हो जाएगी, कमरों की संख्या, तो 5 + 7 + 9 21। ठीक है। यदि हम इस प्रकार से ना करें तो एक तरीका और है कि हम टोटल विद्यार्थी निकाल लें। टोटल जैसे 60 + 84 + 108, ये टोटल विद्यार्थी हो गए। एक कमरे में विद्यार्थी 12 के हिसाब से, तो हमारा 21 इस प्रकार से भी आ जाएगा। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। हमसे जो पूछा गया था कि कमरों की संख्या कितनी होगी, तो 21 कमरों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो ये हमारी 2.2 कंप्लीट है। आगे की चर्चा हम आगे वाली क्लास में करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।